दोस्तों नमस्कार। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रूपेश वर्मा, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, इकोनॉमिक्स में पीएचडी हैं, लॉ की प्रैक्टिस करते हैं और किसानों की नुमाइंदगी करते हैं। डॉक्टर वर्मा नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार रविंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या इम्पैक्ट होगा इसका। राणा जी, कई कमीशन आजादी के बाद एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बने। 1952 में बना राधा कृष्णन कमीशन। उसके बाद कोठारी साहब की अध्यक्षता में बना 1966 में कोठारी कमीशन। और पहली जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई थी। उसके बाद दूसरी पॉलिसी 1988 में आई और उसके बाद अभी पॉलिसी के तौर पर ये पॉलिसी आई है। बाकी इस बीच कई सारे बदलाव भी हुए हैं। एक तो हम ये समझ लें कि पॉलिसी आने का मतलब ये नहीं है कि जो बातें पॉलिसी में कही गई हैं वो लागू ही की जाएंगी। पॉलिसी एक विजन डॉक्यूमेंट है जो सरकार जारी करती है। जैसे कोठारी कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी कि हम अपनी जीडीपी का 6% खर्च करेंगे एजुकेशन के ऊपर, लेकिन आज तक भी वो सपना ही है, क्योंकि अभी भी भारत में केवल एजुकेशन के ऊपर 3.1% जीडीपी का खर्च होता है। इस पॉलिसी में भी ये वादा किया गया कि हमें जीडीपी का 6% इस पर खर्च करना है। अब ये कितना खर्च करते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि पिछले 60-65 वर्षों में 6% का टारगेट आज तक पूरा नहीं हुआ है। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों ने 1986 में जो बहसें चली थी स्कूली एजुकेशन को लेकर के, तो तमाम जितने उन्नत मुल्क हैं उनमें बुनियादी शिक्षा पहली कक्षा से लेकर के और 12वीं कक्षा तक वो मुफ्त है और सबके लिए है और अनिवार्य है। तो ये एजेंडा अब जो है पीछे चला गया। कांग्रेस सरकार ने 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लेकर के आई और 8 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। तो वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप तो था, लेकिन जो टारगेट कोठारी कमीशन ने रखे थे कि हम भारत को एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें हर तरह की शिक्षा मुफ्त होगी, और 1986 में जो कोठारी साहब का सपना था और जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी राजीव गवर्नमेंट के समय, उसमें ये बात पीछे छूट गई। और उसके बाद तमाम तरह के प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट दुकानदारी, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किस हद तक बढ़ा है ये आप आजकल देख रहे होंगे। कितने सारे पब्लिक स्कूल बन गए हैं और भारत में एक तरह की नहीं 85 तरह की शिक्षा व्यवस्थाएं पैरेलल चल रही हैं। सरकारी स्कूल भी हैं जहां पर शिक्षा मित्र हैं, 5,000 की तनख्वाह पाने वाले टीचर भी हैं, और एक तरफ वे स्कूल भी हैं जहां 1.5-2 लाख रुपए की तनख्वाह पाले टीचर हैं और इतनी ही ज्यादा फीस देने वाले बच्चे हैं। तो भारत में शिक्षा और खासकर बुनियादी शिक्षा लोगों के बीच असमानता पैदा करने की एक बड़ी वजह है, और नई एजुकेशन पॉलिसी में इस विषय को एड्रेस करना तो दूर, इस पर जरा भी चर्चा नहीं की गई है। हमारी सरकारें क्यों खर्च नहीं करती हैं पैसा एजुकेशन के ऊपर। आपने बताया कि जो कमीशन ने सिफारिश की थी 6% जीडीपी का, वो 3% तक ही पहुँचे। वजह क्या है, क्यों खर्च करना नहीं चाहते हैं? पैसा नहीं है, कोई और मजबूरी है? बहुत सारे मुल्क हैं, जो नेपाल है हमसे ज्यादा खर्च करता है, 6% है। और भूटान है, गरीब मुल्क है, वो 6.5% खर्च करता है। क्यूबा है, वो दुनिया में सबसे ज्यादा 12% खर्च करता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, वो लगभग 8% खर्च करते हैं। इंग्लैंड है, अमेरिका है, वो लगभग 6% खर्च करते हैं। तो नेमीबिया है, वो भी लगभग 7% खर्च करता है। अफ्रीकी मुल्क है, बहुत गरीब मुल्क है। तो ये पैसे का सवाल नहीं है, ये नियत का सवाल है कि सरकार के एजेंडे पर एजुकेशन का मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ एजुकेशन क्यों नहीं है एजेंडे में सरकारों के? वजह क्या एजेंडे है? एजेंडे में है, लेकिन जो प्रायोरिटी उसको देनी चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के और बिना मुफ्त शिक्षा के और बिना अनिवार्य शिक्षा के और बिना एक समान शिक्षा के
आप एक बड़ा उन्नत देश नहीं बना सकते। और उन्नत देश और विकसित देश तभी बनते हैं जब आप अपने नागरिकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, इनका यदि आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो शुरू से ही इन्होंने अपने नागरिकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी है, तभी वो विकसित मुल्क बने। चाइना ने भी ये काम किया आजादी के बाद, हम नहीं कर पाए। तो ये हमारा पॉलिटिकल एजेंडे पे, ये चीजें पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडे पे होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता लेफ्ट पार्टीज के अलावा किसी विपक्षी पार्टी के एजेंडे पर मुफ्त, अनिवार्य और समान शिक्षा का एजेंडा है। नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसमें तमाम अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। मसलन 8 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा के अलावा उसे 18 वर्ष तक करने की बात कही है। दूसरा, परमानेंट शिक्षक रखने की बात कही है। तीसरा, मिड डे मील के अलावा ब्रेकफास्ट देने की बात भी कही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज में जो 4-5 फैकल्टी के साथ यूनिवर्सिटी को मान्यता देने की बात है, इस चलन को खत्म करने की बात कही गई है। तो इसके अलावा लिबरल एजुकेशन की भी बात हुई है कि भाई तमाम जो इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाई है वो उसको हम अलाउ करेंगे। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट की भी बात हुई है कि आप कभी भी कोई एजुकेशन बीच में छोड़ते हैं तो आपको सर्टिफिकेट वो देंगे, उसके बाद भी आप उसको शुरू कर सकते हैं। यानी कि कोई भी वर्ष आपका जाया नहीं जाएगा। यदि आप नई शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट को देखें तो 1986 के डॉक्यूमेंट से ये कुछ कुछ बेहतर है। बीच में कई कमी, जैसे कस्तूरी रंगन कमेटी की जो सिफारिशें आई 2019 में जो सबमिट हुई, तो इन सिफारिशों के आधार पर और फिर इन सिफारिशों में जो लोगों के सुझाव आमंत्रित किए गए उसके आधार पर ये डॉक्यूमेंट आया है। डॉक्यूमेंट मोटा मोटी यदि 1986 के डॉक्यूमेंट के साथ इसकी तुलना करें तो प्रोग्रेसिव है। कुछ कमियां इसमें जरूर हैं, और जो एजेंडा मैं उठा रहा हूं वो कुछ बुनियादी एजेंडा है जिस पर राजनीतिक पार्टियों में मैंने टीवी पर कई लोगों की बहसें सुनी है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने इस मुद्दे पर कोई चर्चा होती दिखाई मुझे नहीं दी है। इसमें ये कहा गया है कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की, उनको भारत में एजुकेशन देने के लिए मौका दिया जाएगा, वो यहाँ यूनिवर्सिटीज खोल सकेंगे। इसको किस रूप में देखते हैं आप? ये यूपीए सरकार ने इसको मंजूरी दी थी और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को यहाँ पहला कैंपस खोलने की अनुमति मिली थी, और फिर जब ये बीजेपी सरकार आई इन्होंने उस अनुमति को रद्द कर दिया था। उसके बाद इन्होंने फिर अब उसे दोबारा से एजेंडे में लेकर के आए हैं। ये यूपीए सरकार का एजेंडा था जिसे बीजेपी सरकार ने बदस्तूर जारी किया है। मेरा मानना यह है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं वो हिंदुस्तान में आ रही हैं, और इसको मैं कमर्शलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन के साथ ही जोड़ता हूं, क्योंकि जो शिक्षा का व्यवसायीकरण है उससे ये आगे बढ़ेगा मामला। यानी कि जो विदेशी विश्वविद्यालय आपके देश में आएंगे वो व्यावसायिक नजरिए से आएंगे, और इससे जो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है वो आगे बढ़ेगी। हमारे यहाँ हायर एजुकेशन को लेकर ड्रॉप आउट क्यों हैं? जितने बच्चे प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं उसका बहुत कम हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है कि जो बुनियादी शिक्षा में आने वाले बच्चे हैं, एक तो वो बहुत ज्यादा गरीब हैं, दूसरा उनको स्किल डेवलपमेंट उस तरह की नहीं हो रही है, तीसरा उन्हें रिटेन करने के लिए जो इंसेंटिव देने चाहिए वो इंसेंटिव सरकार की तरफ से नहीं है, इसलिए ड्रॉप आउट रेट ज्यादा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ड्रॉप आउट रेट को कम करने की बात हुई है, उसे अमल में कैसे लाएंगे, उसके लिए कितना फंड जारी करेंगे, तो ये तो आने वाले बजट में ही पता चलेगा। अभी तो कुछ अच्छी बातें इस डॉक्यूमेंट में कही गई। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, नियुक्तियां नहीं हैं। कुलपतियों की नियुक्तियों में जिस तरह की परंपरा चल रही है वो सबके सामने है। अधिकांश कुलपति विवादों में घिरे हैं। उनके बयान जिस तरह के आते हैं सोशल मीडिया में बहुत ही हास्यास्पद आते हैं। अभी एक कुलपति का बयान आया था कि वो ट्रेन में बाजा बजाने की बात कर रहे थे कि वो बाजा बजा करके बेच लें तो वो भी एक एम्प्लॉयमेंट है। तो इस लेवल के लोग आ रहे हैं, तो ये इसके बारे में न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है?
इसमें इनका कहना ये है कि हम जो टीचर ट्रेनिंग है उसको बेहतर बनाएंगे। दूसरा ये कह रहे हैं कि हम एक ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विसेज भी लेकर के आएंगे। तो ऑल इंडिया एजुकेशन सर्विसेज यदि वाकई आती है तो उसमें हो सकता है कुछ बेहतर लोग वाइस चांसलर बने, उसके माध्यम से आने वाले लोग, या कुछ एकेडमिक लोग बने, क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल माहौल है उसमें पॉलिटिकल एकेडमिक समझ कम है, पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा ऊपर है। तो इस तरह के लोग, जिस तरह के लोगों की आप बातें कर रहे हैं उस तरह के लोग आ रहे हैं। बाकी जो शिक्षक भर्ती का सवाल है वो बहुत बड़ा सवाल है, और हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में ऐसे टीचर्स हैं जिनकी तनख्वाहें 5,000, 6,000, 10,000 रुपये तक हैं। तो यदि आप किसी व्यक्ति को उसके खाने लायक नहीं दोगे तो क्या पढ़ाएगा, किस तरह की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगी, ये एक बड़ा सवाल है। इसके बारे में अच्छी बात यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इस एजेंडे को बारे में कहा गया है, एड्रेस करने की बात कही गई है, और ये भी बात कही गई है कि हम परमानेंट शिक्षक रखने की व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये कितने आगे बढ़ते हैं, क्या बजट एलोकेशन होती है, तो ये तो आने वाले बजट में ही पता चलेगा। सिलेबस को लेकर क्या कहती है न्यू एजुकेशन पॉलिसी? जैसे कितना समय लग सकता है, कोई टाइम फ्रेम रखा गया है कि कितने समय में नए पैरामीटर्स के हिसाब से सिलेबस तय हो जाएंगे, किताबों का पब्लिकेशन हो जाएगा? इस बारे में इन्होंने यूजीसी को खत्म करने की बात है। एक हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाएंगे, उसके अंडर 3-4 एजेंसियां काम करेंगी, जिसमें एक एक्रेडिशन का काम करेगी, एक रेगुलेशन का काम करेगी, एक फंडिंग का काम करेगी। इन्होंने ये भी कहा है कि जो महाविद्यालय हैं उनको हम, जो अच्छे एक्रेडिशन वाले हैं उनको हम ज्यादा ऑटोनॉमी देंगे, जो बदतर स्थिति वाले हैं उनको हम विश्वविद्यालयों के साथ एफिलिएट कर देंगे, और ज्यादा ऑटोनॉमी देने की बात हुई है। और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष होंगे वो भारत के शिक्षा मंत्री होंगे। बाकी हमारा मानना यह है कि बजाय उसके अध्यक्ष तो भले ही शिक्षा मंत्री होते, लेकिन जैसे जीएसटी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन है सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों का, उसी तरह का रिप्रेजेंटेशन भारत के सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का होता तो ये ज्यादा इंक्लूसिव चीज हो सकती है। ऑटोनॉमी की जो बात है वो कहा गया है कि परफॉर्मेंस बेसिस पे होगी। तो जो रूरल इंडिया है उसके जो जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनको तो सरकारी फंडिंग ऑलरेडी बहुत कम है, वहाँ शिक्षकों के पद बड़े पैमाने पे खाली पड़े हुए हैं। तो इस दौड़ में वो कहीं पिछड़ तो नहीं जाएंगे। और जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस एंट्री करेंगे उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी, और अगर ज़्यादा ऑटोनॉमी मिल जाएगी तो फिर वो किस तरह से बिहेव करेंगे। जब हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी प्रकरण सामने आते हैं कि पैसे लेकर के डिग्रियां कई जगह बांटने की बात आई है कि यूनिवर्सिटी ने 500 डिग्रियां दी हैं पिछले पीएचडी की पिछले 1.5-2 साल के अंदर। बीएड में हम देखते हैं कि क्लास ना करने के भी पैसे ले लेते हैं कुछ कॉलेजेस। तो क्या इम्पैक्ट होगा इसका? देखो, बीएड का जो सवाल है, व्यावसायिक कोर्सेज का जो सवाल है, प्राइवेट कॉलेजेस का जो सवाल है, और प्राइवेट विश्वविद्यालयों का जो सवाल है, ये तो आप देखो कि सन 1996 के बाद से ये तमाम चीजें कुकर मुत्ते की तरह उगाई हैं, और इनको खोलने वालों का नजरिया शुद्ध व्यावसायिक है, और ये कमर्शलाइजेशन को रोकने की बात सरकार कर रही है। इस पॉलिसी में भी उसने ये कहा है कि हम कमर्शलाइजेशन रोकेंगे, लेकिन जिस तरफ ये सरकार और इससे पीछे सरकार की पॉलिसीज थी और पॉलिसीज को लेकर के जो इनका नजरिया रहा है, उससे लगता नहीं है कि किसी निजी विश्वविद्यालय के ऊपर, बीएड कॉलेजेस के ऊपर या प्राइवेट स्कूलों के ऊपर कोई अंकुश लगने जा रहा है, क्योंकि इनकी बहुत तगड़ी लॉबी है और उसी लॉबी के लोग सरकारों को चला रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि पॉलिसी में बात तो कह दी गई है लेकिन उसका कोई अमल होगा, ये मुझे पूरी इसकी आशंका कि इसका कोई अमल होने नहीं जा रहा है। और आने वाले दिनों में जिस चीज का राणा जी आपने जिक्र किया कि क्लासेस के भी पैसे लेते हैं, तो ये दुकानें चलेंगी और इन दुकानों की संख्या भी बढ़ेगी। क्या एजुकेशन एक बड़े मार्केट के रूप में डेवलप हो रहा है? हम देख रहे हैं कि बड़े पॉलिटिशियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। जिन उद्योगपतियों के काम धंधे बंद हो जा रहे हैं वो एजुकेशन के फील्ड में आ रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या है एजुकेशन के फील्ड में इन लोगों के लिए? सरकार सरकार क्यों नहीं उस जिम्मेदारी को निभा रही है
जो उसको निभानी चाहिए थी? बुनियादी तौर पर स्कूली शिक्षा को देने की जिम्मेदारी सरकारें लेती हैं, बल्कि कई मुल्क तो ऐसे हैं जहां हायर एजुकेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। नॉर्वे है, इंग्लैंड है, डेनमार्क है, स्वीडन है। तो इन देशों में लेकर के पहली कक्षा से और पीएचडी तक की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन इंडिया में ये एजेंडा ही नहीं बचा। कोठारी कमीशन ने इस तरह की बातें कही थी, लेकिन वो बातें अभी डॉक्यूमेंट में ही है, तो अमल में कोई सरकार इनको लेकर के नहीं आई है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी सरकार के एजेंडे पर ये चीज है। जहां तक पूंजीपतियों का सवाल है, तो मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर चाइना के सामने उनका प्रोडक्ट पिट गए। उनके पास कोई डेस्टिनेशन इन्वेस्टमेंट के हैं नहीं। तो अभी जो एजुकेशन है इजी मनी है, लोगों को सपने बेचो, दुकानें खोलो, पैसे कमाओ, यही मसला है। धन्यवाद डॉक्टर वर्मा, आपने बहुत ही प्रासंगिक ढंग से और बहुत ही वैज्ञानिक नज़रिए से एजुकेशन पॉलिसी का एक एनालिसिस किया है। हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। और मित्रों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको नया वीडियो अपलोड होते ही जानकारी मिल जाए। और अच्छा लगे तो हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।